नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा सकते हैं बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम रेट में, और किस तरीके से आप जो है काफ़ी लंबे समय तक जो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है, जो आउटस्टैंडिंग है, आप उसको जब पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको बार बार रिकवरी के लिए, कलेक्शन के लिए बार बार कॉल्स आ रही हैं, आपको मेल्स आ रहे हैं, या फिर आपके घर पे होम विजिट भी हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपके पास पैसों की उतनी अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे एक ही बार में अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा के पूरे मैटर को ही ख़त्म करना जो है सबसे बेस्ट होता है। इससे आप जो है छुटकारा पा सकते हैं एक जो काफ़ी लंबे समय से जो आपके ऊपर एक कर्जे का बोझ जो बना हुआ था, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड का झंझट है जो इतने दिनों तक आपके जीवन को नरक बना रखा है, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा के। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, जो उतने अवेयर नहीं है कि किस तरीके से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जो है मिनिमम से मिनिमम रेट पे वो अपने कार्ड का जो है वो सेटलमेंट करा पाएँ। सो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं इस फील्ड में मुझे लगभग 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बताऊं देखो, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट ना एक आर्ट है, एक कला है, और इसके लिए आपको एक आर्टिस्ट बनना होगा, आपको एक कलाकार बनना होगा। जिस तरीके से आप मार्केट में जब आप फल लेने के लिए जाते हो, सब्जी लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, दुकानदार से बार्गेनिंग करते हो, मोल भाव करते हो। अगर वो 100 रुपये किलो बोल रहा है तो आप उसको 80 रुपये, 90 रुपये, ठीक है, इस तरीके से आप वहाँ पे मोल भाव करते हो। तो ठीक वही चीज़ आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते समय। जब फाइनल स्टेज में जब आपकी बात चल रही होती है सेटलमेंट के लिए, उस वक्त आपको पहली बार में बिल्कुल रेडी नहीं हो जाना है। कितने लोग होते हैं कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मुझे आगे से सेटलमेंट का ऑफ़र आएगा, कब आएगा, और जैसे ही जब उन्हें पहला कॉल आता है सेटलमेंट के लिए, तो वो पहली बार में ही राज़ी हो जाते हैं। भले अभी उनका कार्ड NPA भी ना हुआ हो, भले उनका कार्ड अभी राइट ऑफ भी ना हुआ हो, उन्हें तो बस रिक्वायरमेंट होती है सेटलमेंट का। उधर से कॉल आया और उन्होंने जो है लगभग 60% पे, 50% पे सेटलमेंट का ऑफ़र दे दिया, और लोग जो है एग्री भी हो जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ी आपको नहीं करना है। आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये मैं फुल्ली आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आप चीज़ों को गौर से सुने, चीज़ों को गौर से समझें, और इस बात को एनालाइज करें कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लोग जो गलती करते हैं ना कि वो इंतज़ार करते हैं कि कब जो है जितनी जल्दी से जल्दी मेरा सेटलमेंट हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा गलती होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 से 60% का ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। कभी भी आपको आपका क्रेडिट कार्ड जब तक कि वो राइट ऑफ ना हो जाए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, जब तक कि आपका क्रेडिट कार्ड राइट ऑफ ना हो जाए, तब तक जो है आपको सेटलमेंट के लिए एग्री नहीं करना है। भले आगे से आपको कितना भी कॉल्स आए, कितना भी आपको फोर्स किया जाए, आपको एग्री नहीं करना है सेटलमेंट के लिए। अब जब तक आप एग्री नहीं करोगे एज ए कस्टमर रिकॉर्डेड लाइन पे, तब तक जो है आपका सेटलमेंट लेटर इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, जैसे कि अगर आप पहला पेमेंट ड्यू जो है आप मिस कर देते हो, तो बैंक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बैंक जो है उस पर आपसे और कमाई करेगी, उस पर लेट पेमेंट चार्जेस लगाएगी, और पिछला आउटस्टैंडिंग जब अगले आउटस्टैंडिंग अगले बिल में ऐड होगा तो और ज़्यादा आपका एक बिल साइकिल बड़ा बिल बनेगा। अगर आप वो भी पेमेंट नहीं करते हो तब भी बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से उनकी कमाई तो हो रही है ना, उनके सिस्टम में ये तो शो हो रहा है ना कि ये बंदा 2 महीने से पेमेंट नहीं किया है, तो दो लेट फ़ी के साथ, लेट फाइन के साथ तीसरा पेमेंट करेगा, उनको ये उम्मीद रहती है। लेकिन वही आप जब तीसरा पेमेंट भी मिस कर देते हो, पहले मंथ का बिल, दूसरे महीने का बिल, तीसरे महीने का बिल, पहले महीने का लेट फाइन, दूसरे महीने का लेट फाइन, तो अब जो है यहाँ पे बैंक जो है थोड़ा सा अब वो जागना शुरू हो जाते हैं, वो आपको रेगुलर कॉल करना शुरू करते हैं, क्योंकि 3 महीने के पेमेंट के अगले 15 दिन तक अगर पेमेंट नहीं होता है
ये 15 दिन का ना एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर कस्टमर अगर पेमेंट कर देता है तो सब कुछ ठीक है, उसका कार्ड भी एक्टिव रहेगा। लेकिन नेक्स्ट 15 दिन तक अगर पेमेंट वो मिस कर दिया, तब यहाँ पे जो वो कार्ड है ये बैंक की नज़र में ऑफिशियली अब एनपीए हो जाएगा। एनपीए इन द सेंस कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए भी हैं कि अब जो है बैंक की उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि अब जो है इस कार्ड से उनकी कोई कमाई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही थर्ड पेमेंट मिस होने के बाद 15 दिन और बीतते हैं तो वहाँ पे बैंक की साइकोलॉजिकली ये वो समझ जाते हैं कि कस्टमर जो है अब पेमेंट नहीं करने वाला है और अब उनकी कमाई जो है इस कार्ड से रुक गई है। फिर भी उनको कुछ उम्मीद रहती है कि चलो ठीक है, कस्टमर पेमेंट करेगा। तो नेक्स्ट 3 महीने जो होते हैं काफ़ी क्रूशियल होते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल्स आएंगे, ठीक है, और एक ही क्रेडिट कार्ड का जो डेटा है वो बैंक अलग अलग थर्ड पार्टी एजेंसीज के साथ शेयर करती है रिकवरी के लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर आपका एक्सिस बैंक का कार्ड है तो एक ही कार्ड होल्डर का डिटेल आपको अलग अलग उस एरिया में, उस सिटी में जितने भी थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंसी होंगे उनके साथ वो कंपनी शेयर कर देती है, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसकी रिकवरी करी जाए। तो आपको डिफरेंट नंबर से कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग एजेंसी से अलग अलग रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करेंगे, या फिर आप समझ सकते हो किस तरीके से उनकी कॉलिंग होती है, क्या सारा प्रोसीजर होता है। और अगर आपका सिटी है, अगर बड़े शहरों में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, तब तो आप एक्सपेक्ट करो कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो है आपके घर पे होम विजिट हो जाएगा 110%। जितना बड़ा आपका शहर उतनी जल्दी उतनी बार बार होम विजिट होगी। जितना छोटा, जितना आपका पिछड़ा गांव होगा वहाँ पे होम विजिट का चांस उतना कम होता है। अगर आप बिहार के किसी दूर गांव से हो तो वहाँ पे कोई रिकवरी एजेंसी है ही नहीं, तो रिकवरी के लिए फील्ड विजिट कोई जाएगा ही नहीं। वही अगर आप दिल्ली से हो तो वहाँ पे लगभग हर 2 किलोमीटर पे कोई ना कोई रिकवरी एजेंसी खोल के बैठा हुआ है। उसके फील्ड एग्जीक्यूटिव बस काम के इंतज़ार में रहते हैं कब उनको ऑर्डर मिले और वो जो है फील्ड में कार्ड होल्डर के एड्रेस पे निकल जाए। तो आप समझ सकते हो ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े शहर से हो तो आपका रेगुलर बेसिस पे आपके घर पे होम विजिट होगा, छोटे शहर पे हो तो चांसेस कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल करेंगे, कन्विंस करेंगे कि आप पेमेंट करो, क्योंकि उनको सिखाया ही जाता है, उनका जॉब यही है। उनको ऊपर से प्रेशर होता है कि आप कस्टमर से रिकवरी करो, इसका रिकवरी करो, तो वो आपको बार बार पेमेंट वही घीसी-पीटी जो एक टेप होता है, एक लाइन होता है, वो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि उनको पर्सनली आपसे तो कोई मतलब है नहीं, उनको तो ऊपर से बोला गया है, तभी उनका कमीशन बनेगा, तभी उनका इंसेंटिव बनेगा। तो मान लेते हैं कि इस दौरान भी कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, टोटली कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, कोई पेमेंट नहीं करनी है, बार बार वो आरटीपी कर रहा है, रिफ्यूज़ टू पे। तो जैसे ही अलग अलग एजेंसीज के थ्रू जब फीडबैक जाएगा बैंक के पास, क्योंकि बैंक ने ही हायर किया हुआ है इनको रिकवरी के लिए, अब रिकवरी एजेंसी ही बार बार फीडबैक दे रहे हैं कि कस्टमर जो है आरटीपी कर रहा है, मतलब रिफ्यूज़ टू पे। तो जब बार बार एजेंसीज के द्वारा बैंक को ये फीडबैक जा रहा है, आरटीपी इसको बोलते हैं टेक्निकली, रिफ्यूज़ टू पे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बैंक भी ये समझ जाएगा कि ये जो कस्टमर है इससे अब पैसे निकलवाना अब इन रिकवरी एजेंसी वालों के बस की बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं। तो अब जो है अब आपका कार्ड राइट ऑफ हो जाएगा। तो लगभग आप मान के चलो कि एनपीए होने के 2 से 3 महीने के बाद, मतलब कम से कम 6 महीने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही 6 महीना हुआ तो आपका कार्ड राइट ऑफ हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट एक टाइम होता है। आरटीपी ही एक ऐसा चीज़ है, आपको राइट ऑफ होने का वेट करना है, क्योंकि जैसे ही आपका कार्ड राइट ऑफ हो गया इसका मतलब ये है कि अब जो है बैंक वाले आपके सामने झुकेंगे। अब वो समझ गए कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है इसको किसी तरीके से अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और बैंकों की जो है ऑडिटिंग होती है, उन्हें अपना मुनाफा, उन्हें अपना नुकसान जो है एक रिपोर्ट बनाकर आरबीआई को सबमिट करना होता है। उनको अपना बैलेंस शीट पूरी तरीके से, जितने भी उनका एंट्री है उतना उनको एग्जिट दिखाना होता है। वहाँ पे जैसे ही अगर वो ये दिखाएंगे कि कस्टमर का बिल पेंडिंग है या ये डेटा क्लियर नहीं है, तो बैंक के ऊपर फाइन भी लगाई जाती है।
आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे आरबीआई ने बैंकों के ऊपर फ़ाइन लगाए हैं, और तो जो भी फ़ाइन होते हैं ये बैंक के एम्प्लॉय से वसूले जाते हैं। तो जो है अब बैंक बिल्कुल फुल स्पीड में आ जाएगा कि किसी तरीके से 1 अप्रैल से पहले रिपोर्ट फाइनल सबमिट करने से पहले कस्टमर को ऐसा ऑफ़र दे दो कि जो इतने दिनों से वो पेमेंट नहीं कर रहा है, मना नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब बैंक का जो एम्प्लॉय है वो अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहा है, क्योंकि बैंक्स का जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, और उसने आरबीआई को प्रॉमिस कर रखा है कि हम कस्टमर को डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में उसको हम सेटलमेंट का ऑफ़र देंगे। अब एम्प्लॉय को क्या है, उसको तो अब अपनी जॉब बचानी है कि अब फाइनेंशियल ईयर से पहले मुझे इस कस्टमर का डेटा क्लियर करना है। तो जो है अब चूंकि उसको पैसे अपनी जेब से तो देने नहीं है, उसको अपने पैसे ऑफ़र अपनी जेब से तो देने नहीं है, बैंक का ही है, और बैंक ऑलरेडी उससे इतना कमा चुका है ना कि अगर आप 1 लाख रुपए के ऊपर अगर 1,000 रुपये लेकर भी उसका केस क्लोज करेगा तो बैंकों को नुकसान नहीं होने वाला है। तो अब क्या है कि वो सामने से कस्टमर को ऐसा ऑफ़र मार दो, ठीक है, कि वो मना कर ही नहीं पाए, वो हर हाल में पेमेंट करके अपने कार्ड को क्लोज करवा ले, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर पहली बार ही अगर मैं ज़्यादा डिस्काउंट दे दूंगा तो कस्टमर तुरंत एग्री हो जाएगा। पहले चेक करते हैं कि कम देकर देखते हैं, क्या पता वो उतने में ही रेडी हो जाए, तो वो अपनी ओर से आपको पहले बोलेंगे 50% हम आपको सेटलमेंट ऑफर दे रहे हैं। एज ए कस्टमर आपको वहाँ पे एग्री नहीं करना है, बोला नहीं मेरे को सेटलमेंट अभी फ़िलहाल नहीं करना है, मैं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे और टाइम चाहिए। अब चूँकि उनके पास तो इतना वक्त है नहीं, फिर वो आप अपना रेट घटाना शुरू करेंगे। शुरू में वो 50% पे थे, 40% पे थे, 30% पे भी आएंगे। आपको जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि जिस तरीके से आप सब्जी वालों से, फल वालों से बार्गेनिंग करते हो, वैसे सेम आपको अपने बार्गेनिंग स्किल्स का यूज़ यहाँ पे भी करना है। आप यहाँ पे 30 से 20 से अप टू 10% तक भी सेटलमेंट हुए हैं, ठीक है। तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको पहली बार में 10%, 5% ऐसे बोलना है। तो बोलेंगे नहीं सर 5% तो बहुत पॉसिबल नहीं है सर, मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ, मैं अप्रूवल ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो इस तरीके से अप्रूवल लेते लेते आपका 10 से 15 या 20% तक पे, अगर आपका 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है तो आप लगभग उसको 10,000 पे 15 से 20,000 तक में आप उसको सेटल करके क्लोज कर देना। दोस्तों जब भी सेटलमेंट लेना है तो 1 शॉट में क्लियर करने की कोशिश करना, उस पर कभी EMI मत लेना। नुकसान ये होता है कि अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में अगर आप सेटलमेंट लोगे, आपने पहला तो पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर दूसरा अगर पेमेंट ड्यू और लेट हुआ, जो आपका ड्यू डेट है, तो फिर वो आपका सेटलमेंट कैंसिल हो जाता है, और जो आपने अपना पहला EMI भरा है वो टोटल आउटस्टैंडिंग में एडजस्ट हो जाएगा, और आपका फिर से टोटल आपका कार्ड जो है एक तरीके से अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और फिर आपको उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा अपने बार्गेनिंग स्किल्स का यूज़ करना है, और हमेशा अपने कार्ड का जो है राइट ऑफ होने के बाद ही यहाँ पे आपको जो है सेटलमेंट के लिए प्रोसीड करना है। राइट ऑफ होने से पहले, ठीक है, NPA के कंडीशन में कभी भी अपने कार्ड को आपको सेटलमेंट के लिए एग्री नहीं करना है। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ना आप टोटल चीज़ों को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे कि बैंक कब सेटलमेंट का बेस्ट से बेस्ट ऑफर देता है, और एज अ कस्टमर आपको किस तरीके से अपने बार्गेनिंग स्किल्स का यूज करके जो है आपको अपने पैसे बचाने हैं, और ये क्रेडिट कार्ड का जो झंझट था इससे छुटकारा पाना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, कुछ और सवाल है, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से खुला हुआ है, आप अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देकर आपकी पूरी हेल्प करने में। और हाँ गाइस, जाते जाते अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।